स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजस्थान में बदलते राजनीतिक हालात और ऊहापोह की स्थिति पर विधायकों की जो मीटिंग 7 बजे होनी थी कांग्रेस पार्टी के, अब वो रात 9:30 बजे होगी। दरअसल 9:30 बजे तक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल रिजॉर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों रिजॉर्ट आएंगे और इसके बाद विधायकों की बैठक होगी। आपको बता दें, दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिया कि एमपी वाला खेल बीजेपी राजस्थान में भी खेल रही है। राज्यसभा चुनाव होने हैं और 200 की विधानसभा वाले राजस्थान में 51 वोट चाहिए एक राज्यसभा सदस्य की जीत के लिए। ऐसे में मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस के पास 2 अपने राज्यसभा उम्मीदवारों को जिताने के लिए आसानी से नंबर है, लेकिन अशोक गहलोत का यह आरोप है कि बीजेपी 2 उम्मीदवार उतार रही है जबकि उनके पास एक को ही जिताने का नंबर है। वो तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी के विधायकों। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, 7 बजे मीटिंग होनी थी, फिर खबर आई सचिन पायलट निकल गए वहां से, अब 9:30 बजे मीटिंग होगी। ये कहा जा रहा है कि 9:30 बजे तक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आएंगे, उसके बाद मीटिंग होगी। क्योंकि जिस तरह के हालात है, ज्यादातर विधायकों से जो हमने आप तक पहुंचाई है, सबने कहा कि ये अफवाह है। किसी विधायक ने अभी तक नहीं कहा कि हमें 35 करोड़ या 25 करोड़ दिए जा रहे थे। ऐसे में अब अशोक गहलोत के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि ये बताएं कि ये सच्चाई है। क्योंकि पायलट गुट के जो पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, वो तो यहाँ से कह के निकले कि दिल्ली में जो आला कमान है उनको ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि देखिए राजस्थान में क्राइसिस थी और हमने सब ठीक कर लिया, और कुछ नहीं है यहाँ एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो इस तरह के जो कहा जा रहा है, कांग्रेस भले ही बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस के घर में भी अंदर में बहुत कुछ सही नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब केसी वेणुगोपाल आएंगे तो शायद अशोक गहलोत की तरफ से ये सबूत रखे जाएंगे कि क्या उनके पास है, क्या रिकॉर्डिंग हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड कहा जा रहा है कुछ रिकॉर्डिंग है जिसमें पैसे के लेन देन की बात है, वो बताया जाएगा यहाँ पर विधायकों को, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और यहाँ पर समझाया जाएगा कि किस तरह से तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शिकायत में जो पुलिस की भी शिकायत की है, उसमें भी कहीं बीजेपी का नाम नहीं लिखा गया है, शिकायतकर्ता के अलावा पार्टी का भी नाम नहीं लिखा गया है। ऐसे में बेहद अजीब सी स्थिति हो गई है कि एक सरकार है जिसके पास मुख्यमंत्री है, डीजीपी है, इंटेलिजेंस है, वो कह रही है कि पुलिस जांच करके बताए कि क्या हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है। और जो तमाम विधायक जिनसे हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं ये अफवाह है, अफवाह के आधार पर हमें यहाँ पर लाया गया है। हमें जितने हम आपस में विधायक बात कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि हमें ऑफर मिला है। तो एक अजीब स्थिति हो गई है कि आखिर इस पॉलिटिकल ड्रामा की पटकथा कौन लिख रहा है। जी अंजना, धन्यवाद आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो क्या जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो गुजरात में हुआ, वही राजस्थान में होने वाला है? जी हाँ, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का गणित उलझ गया है। कांग्रेस ने सभी विधायकों को रिजॉर्ट में बंद कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उसके विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है। टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश में। उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। कई राज्यों में ऐसी कोशिशें पहले भी की गई हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ सुगबुगाहट किसी को महसूस हुई हो। तो क्या मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है? ये सवाल राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की सियासी फिजाओं में गूंज रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी 35 करोड़ में उनके विधायकों को खरीदने में लगी है। ये टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले। हालांकि मध्य प्रदेश जो 22 एमपी गए वाली 22 एमएलए गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुसने पाए क्षेत्र के अंदर। लोग कहते थे 25 करोड़ में भेजे लोग हो, किस पूछा है वापस? 5 साल ही भेजा हमने आपको, अब आ गए जल्दी क्यों आए भाई? और बीजेपी वाला टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ की बीजेपी खुद का कैडर है, वो कहता हम कहाँ जाएंगे। और
पहले चुनाव नहीं हो रहे वहाँ पर, कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वो समझ गए और खूब उनको दारू नोट देने की कोशिश की गई। राजस्थान में सियासी हलचल के पीछे तो फिलहाल 19 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव है। गुजरात में अपने विधायकों के पाला बदल से जली हुई कांग्रेस राजस्थान में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों और कुछ निर्दलीय विधायकों को जयपुर से 25 किलोमीटर दूर इस शानदार 5 स्टार शिव विलास रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को यहाँ पर पॉलिटिकल क्वारंटाइन इस शिव विलास रिजॉर्ट में किया गया है। राजस्थान कांग्रेस को समर्थन करने वाले और राजस्थान कांग्रेस के विधायकों को यहाँ पर रखा गया है। दरअसल 2 दिन पहले इस तरह की खबर आई कि बीजेपी के तरफ से कुछ विधायकों को फोन आए हैं। वो बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक शामिल हुए थे कांग्रेस में, उन्होंने ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला। राजस्थान की इस हलचल में कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। एक तरफ कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी है कि वो कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी है। इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की बात और लगातार खरीद फरोख्त की बातें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं वो उनकी बौखलाहट का परिणाम। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि हम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। किसी भी तरीके से खरीद फरोख्त भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। राज्यसभा के जो चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं उसको राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस दोनों मिलकर के प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। वे अनुचित रूप से एससीडी में रिपोर्ट लिखा करके जो गैर कांग्रेसी विधायक हैं उनको डराने का प्रयास कर रही है। उधर मुख्यमंत्री के विरोधी माने जाने वाले सचिन पायलट खेमे में दूसरा ही राग चल रहा है। पायलट गुट के विधायकों का कहना है कि उन्हें रिजॉर्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं थी। वो रखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का कांग्रेस में मजबूती है और अभी कल ही तो गए थे, कल मीटिंग हुई थी। इस राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जयपुर पहुंच गए। शाम करीब 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुला ली गई। स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास हम लोगों के समर्थक दलों के साथ हमारे निर्दलीय साथी हमारा समर्थन कर रहे हैं। पर्याप्त बहुमत हमारे पास है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग उम्मीद से ज़्यादा मत प्राप्त कर दोनों राज्यसभा की सीट जीत कर जाएंगे। कि तमाम चुनाव से पहले हर तरह की चर्चाएं आती हैं, लेकिन अंत में जो धरातल की वास्तविकता हम सबको मालूम है। जो संख्या बल हमारे पास है, जो गणित हमारे पास है, हर कोई जानता है कि हम दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो एआईसीसी ने हमको उम्मीदवार दिए हैं, उन दोनों उम्मीदवारों को हम जिताकर भेजेंगे। फिलहाल राजस्थान में जो हलचल है, जरा उसका गणित समझ लीजिए। राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीट पर चुनाव होना है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने भी राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान में 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस अपने 110 विधायकों समेत कुल 123 विधायकों के बहुमत का दावा कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 72 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक उसके साथ हैं। राज्यसभा में जाने के लिए हर उम्मीदवार को 51 वोट की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस आसानी से 2 सीट और बीजेपी 1 सीट जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि दूसरी सीट जीतने के लिए कहीं बीजेपी कांग्रेस में तोड़फोड़ न कर दे। कांग्रेस बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है और इसका इल्जाम वो बीजेपी के मत्थे मढ़ रही है। तो यहाँ भय कोतवाल तो डर काहे का, लेकिन कोतवाल होने के बाद भी डर है, ताजुब की बात है। और जो कल घटित हुआ उससे सरकार की और कांग्रेस की कमजोरी और उनका अंतर्कलह साफ तौर पर दिखता है। बीजेपी पर उन्होंने गुजरात और मध्य प्रदेश का उदाहरण जरूर दिया है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कोई डील हुई है ऐसा नहीं है। ये इसलिए बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से लोगों के मन से उतर गई। राजस्थान में राज्यसभा की तीसरी सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन की बैसाखी पर है
और इल्जाम बीजेपी पर है कि वो सरकार की बैसाखी खींचने की साजिश रच रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस की नींद उड़ा दी है और इसी पर बातचीत करने के लिए जो राजनीतिक सरगर्मी हम इस वक्त राजस्थान में देख रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर, बीती शाम आपने ये कहा था खुलकर कि मध्य प्रदेश वाला खेल बीजेपी यहां राजस्थान में भी आपके साथ खेल रही है, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि क्या तथ्यों के साथ आपकी सरकार सामने नहीं आई है, जो मामला भी दर्ज कराया गया है वो नामजद नहीं किया गया है, ना पार्टी का नाम है, कौन से लोग हैं, किन विधायकों को संपर्क किया गया है, कितने पैसे की लालच दी गई है, पूरी जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को दें। अशोक जी। लड़ना चाहिए, कोरोना से लड़ना चाहिए, कोरोना से। उस वक्त भी लापरवाही करी और सरकार बदलने के लिए उसके आप देख लीजिए कितनी स्थिति खराब हुई है मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर। देश के अंदर भी लापरवाही का नमूना है ये एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी नेता लोग। इनका चाल चलते चला पता नहीं कहाँ चला गया। अब चुनाव हो रहे राजस्थान में और गुजरात के अंदर, पहले इन्होंने बिना कारण के पोस्टपोन कर दिए कोविड के नाम, जबकि शिवराज सिंह की शपथ भी हुई थी, पार्लियामेंट जा रही। तो मैंने कंडेम किया था इलेक्शन कमीशन को, आपने दबाव में आके पोस्टपोन किए क्योंकि इनकी होस्टिंग पूरी नहीं हुई है बीजेपी की। अब आप देखा चुनाव घोषणा होते ही 4 विधायक इस्तीफे हो गए गुजरात के अंदर। हमारे यहाँ अंदर खेल चल रहा है, दबाव दे रहे हैं बीजेपी नेता लोग, टेलीफोन कर रहे हैं एमएलए को और सुनने को 25 करोड़ की बात कर रहे हैं, 30 करोड़ की बात कर रहे हैं। पहले हम सुनते थे मध्य प्रदेश में, अब राजस्थान सुनते हैं। पूरा खेल चल रहा है, अब उसका मुकाबला कर। हमारे सब विधायक एकजुट है, बड़ी बात का घर है कि राजस्थान में परंपरा कभी नहीं रही, किसी विधायक ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया राजस्थान के अंदर, इस पर गुजरात में राजनीति की दर जी। लेकिन अशोक जी, खबर यह आई कि आपने मंगलवार को देर रात लगभग 12 बजे आधी रात में विधायकों को पहले फोन गया, फिर उन्हें बुलाया गया, फिर उन्हें बस से सीधे विलास रिसोर्ट भेज दिया गया। अब वहां पर सारे विधायक गए, फिर वापस आए, इकट्ठा हुए। सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर गए। 3 विधायकों का मैं नाम आपको गिना रही हूं। एक तो विधायक हैं मुरारी लाल मीणा, विधायक रीटा चौधरी और विधायक हंसराज गुर्जर। सर, इन तीनों ने कहा है कि कोई भी विधायक ऐसा नहीं कह रहा कि पैसा उसे ऑफर किया गया, ये अफवाह उड़ाई जा रही है। आप ही के कांग्रेस पार्टी के ये 3 विधायक और अन्य लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? अब इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अभी हो सकता है कि कोई फोन नहीं आया उसके पास, जिन विधायकों ने बात करी है, परंतु जो खबरें हमारे पास है वो तो मेरे पास है ना, वो मुझे जानकारी में है। और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सरकार को मजबूत करूं गवर्नेंस के लिए, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के आह्वान पर राजस्थान में सरकार बनाए हैं। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम मध्य प्रदेश में इस प्रकार के खेल और षड्यंत्र करके उस षड्यंत्र का मैं पर्दाफाश भी करूंगा टाइम आने पर, और षड्यंत्र नहीं होने दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। इसीलिए हम लोगों ने तमाम विधायकों को कल बुलाया था और मुझे पूछिए तमाम कल करीब सब तमाम विधायक हो गए थे और एक साथ इकट्ठे हो गए थे। और तमाम लोगों का संकल्प है कि हम इनके चाचे में आने वाले नहीं है। इस बात का बड़े गर्व है कि राजस्थान की धरती पर कभी ऐसे विधायक पैदा नहीं हुए जो इस पर हॉस्टिंग मारते हैं। अशोक जी, ये सचिन पायलट जो कह रहे हैं वो जरा समझना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अफवाह जो भी इस तरह की फैला रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जब सचिन पायलट किसी भी पार्टी कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो शक का दायरा तमाम पार्टियों में, शायद कांग्रेस पार्टी तक भी पहुंचा रहे हैं। सचिन पायलट जी ऐसा क्या कह रहे हैं? क्या मतभेद है क्या आप दोनों में? क्या आपकी बात हुई है सचिन पायलट जी से इस पर? देखिए, वो अप्रोच की बात होती है। सरकार का मुखिया मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, हाईकमांड को जवाब मुझे देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मेरी बनती है और किसी की नहीं बनती है कि पहला मैं पहल करूं, आगाह करूं सब लोगों को, कई ऐसे लोगों से जिनके चाल चरित्र चेहरे सामने आ चुके देश के, उन्हें बच के रहे लोग। इसमें कहने में क्या कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हम लोग। ये डेमोक्रेसी में आप बताइए, जहाँ जीवन बचाने का सवाल आज है सबके सामने और तमाम देश की जनता एकजुट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं,
तमाम वर्गों को मिलकर लड़ाई लड़नी कोविड की, क्यों जिंदा रहना है। तो वो लड़ाई का एक माहौल बन गया था देश के अंदर। राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर जंग को मुकाबला कर रही थी, और जैसे ही चुनाव आए और आप देख लीजिए क्या तमाशे हो रहे हैं। राजस्थान में, महाराष्ट्र की सरकार को भी आप धमकी दी जाएगी, हम महाराष्ट्र के साथ लागू कर देंगे। ये कौन से तरीके हुए? अरे जीवन बचाने का जब प्रश्न है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप केंद्र सरकार में सत्ता में है, आप लोग दूसरी बार सत्ता सौंपी देश ने आपको, और मनुष्य के सामने मानवता का संकट पैदा हो गया है। उस वक्त में सब मिलकर लड़े। जैसे सोनिया गांधी ने कहा था कि भाई हमारी पार्टी आपके साथ देगी हमेशा। इनको तो हमारे को सुझाव पसंद नहीं आते चक्कर, और सरकार को तोड़ने का मरोड़ने का किसने जनता इनको माफ नहीं करेगी। राजस्थान में जो कोरोना की लड़ाई में हम लोगों ने जो काम किया है, सोशल कमिटमेंट पूरे किए, गरीबों का ध्यान रखा है, जिस प्रकार से हमने मैनेजमेंट किया शानदार, मेडिकल के, आज घर घर में तारीफ हो रही राजस्थान सरकार की। उस दरमियान में सरकार को बदलने की बातें करते हैं, जनता को कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन अशोक जी, बीजेपी का कहना है कि ये आपका आपस का झगड़ा है। क्या आपकी सचिन जी से इस पर बात हुई है? क्या आप दोनों में मतभेद है? बीजेपी बार बार यही कह रही है। सचिन जी से बात हुई है? तो हाईकमांड एक्सपर्ट होते हैं, तो अगर कोई बात पसंद है नहीं है तो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे जी हैं, वेणुगोपाल जी हमारे संगठन के महामंत्री भी उम्मीदवार भी है, जो रणदीप सुरजेवाला जी आए हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे अभी वो ऑब्जर्वर बन के आए सिंह साहब, उनको कह सकते हैं बात, बजाय कि वो मीडिया को बात कहे। ठीक है, एक और सवाल मेरा आपसे कि हाईकमांड कहेगा हम सब उसको मानेंगे। हाँ, ठीक है। नहीं, बीजेपी से कौन है वो नेता जो ये कर रहा है? क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पे आप कह रहे हैं साजिश रची जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है सूत्रधार कौन है? किस पर नजर है आपकी? देखिए जब षड्यंत्र होता है तो षड्यंत्र में कई लोग शामिल होते हैं। षड्यंत्र एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। षड्यंत्र का मतलब ये की परिभाषा यही है, उसमें कई लोग शरीक होते हैं, क्योंकि भूमिका जुदा जुदा होती है। तो आप मान के चलिएगा षड्यंत्र में कई लोग केंद्र के भी हैं, कई लोग राज्यों के भी हैं, और कई लोग और भी हो सकते हैं। अशोक गहलोत जी, आपका कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों की ही बीजेपी के नेता हैं जो मिलकर ये साजिश आपके खिलाफ रच रहे हैं। बहरहाल जो भी अपडेट इस पर होगा आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान के आज तक पर ये कहते हुए उन्होंने दो बड़ी बातें कही। उनका कहना है कि अपने लोगों को सतर्क और सावधान रखना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे आला कमान को जवाब देना है, और अपने नेताओं के बारे में कहा कि उन्हें मीडिया के सामने नहीं, अपनी ही पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। इशारा किस तरफ है आप समझ गए होंगे। लेकिन आपको यह भी खबर बता दें कि अब जो बैठक आज रात 9:30 बजे के लिए कर दी गई थी, वो बैठक अब बताया जा रहा है कि कल होगी राजस्थान कांग्रेस की बैठक। पहले शाम 7 बजे का वक्त तय किया गया था, फिर रात 9:30 बजे तक का वक्त तय किया गया, और अब बताया जा रहा है कि ये बैठक कांग्रेस के नेताओं की कल होगी। केसी वेणुगोपाल के पहुंचने में देरी के बाद ये फैसला लिया। दरअसल केसी वेणुगोपाल के ही पहुंचने की वजह से 9:30 बजे का फैसला लिया गया था कि वो 9:30 बजे रात में पहुंचेंगे, उसके बाद बैठक होगी। लेकिन अब ये बैठक टाल दी गई है और बताया जा रहा है ये बैठक अब कल होगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना के आंकड़े देश में। जी हां, कोरोना अपडेट के साथ ही करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना के मामले कैसे राजधानी में बढ़ रहे हैं उसके आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं। राजधानी में बड़ी चुनौती, 24 घंटे में 1877 नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में 65 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन लगभग 48 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद अब 65 लोगों की मौत। ये आंकड़े बता रहे हैं कि भयावह स्थिति कोरोना के मद्देनजर राजधानी में होती हुई। कुल मामले 34,687 हो गए हैं। एक तरफ कोरोना के मामले राजधानी में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कोरोना के संकट काल में भी कैसे प्राइवेट अस्पताल सिर्फ मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, कैसे वो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कैसे एक तरफ वो
ये देखते हैं कि आपकी जेब में कितना पैसा है, उसके बाद ही इलाज के बारे में हाँ करते हैं। एडमिट कराना जगतपुरी से 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था। बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। कैश करनी पड़ेगी, बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। दिल्ली अनलॉक हुई तो जैसे कोरोना भी अनलॉक हो गया। हालात कुछ ऐसे हैं कि लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो गया है। हर रोज कोरोना के 1500 के आसपास केस आ रहे हैं। एक तो महामारी, ऊपर से अस्पताल दर अस्पताल भटकती जनता। जी हां, दिल्ली में एक शोर मचा हुआ है। लोग कोरोना के मरीजों को लेकर भटक रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लोग डरने लगे हैं। लेकिन हमने इसी डर का पीछा किया, ये जानने और समझने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। दिल्ली के अस्पतालों का आंखें खोल देने वाला सच आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली में कोरोना के मरीज को बेड मिलना सबसे टेढ़ी खीर है। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों की जेबों को ताड़ रहे हैं। अगर आपकी जेब में मोटा कैश है तो ही आपको बेड मिलेगा। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इंश्योरेंस भी नहीं चल रहा है। एक मरीज को भर्ती करवाने के लिए चाहिए 5 से 7 लाख रुपए नकद। चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सख्त चेतावनी के बाद भी अस्पतालों में कुछ और ही चल रहा है। अगर दिल्ली के किसी प्राइवेट अस्पताल में कोरोना मरीज को भर्ती करवाने की बात करो तो मिनट से पहले जवाब आता है बेड नहीं है, भर्ती नहीं कर सकते। इसलिए अंदर आने भी नहीं, मैं कहती मत तो बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। लेकिन बेड किसे मिलेगा? कोरोना मरीज भर्ती कैसे होगा? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि आपकी जेब मोटे कैश से गर्म है तो अस्पताल में बेड भी नरम मिलेगा। यह है साउथ दिल्ली का नामी गिरामी बत्रा हॉस्पिटल। यहां जो सच सामने आया आप भी हैरान रह जाएंगे और दिल्ली सरकार को भी देखना यह जरूरी है। आज तक के रिपोर्टर बत्रा अस्पताल पहुंचते हैं और एक कोरोना मरीज को भर्ती करवाने की बात करते हैं। लेकिन बत्रा हॉस्पिटल की एडमिशन सुपरवाइजर पहले तो ये कहते हुए साफ इनकार कर देती है कि उनके पास बेड नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक मरीज को भर्ती करने के लिए 1 लाख रुपए कैश की बात भी करती है। इतना गला मेरा खराब कर दिया आप लोगों ने। कोविड आप लोगों को मुसीबत मेरी है, मैं ये बिल्कुल मुसीबत है। मैं इसलिए अंदर आने भी नहीं, मैं कहती मत तो बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। आप मेरे पास आए हो इतने विश्वास से, कोई बेड तो मैं दूंगी आपको। पेमेंट देके आप जमा करेंगे, कौन करेगा? कैश करनी पड़ेगी। कैश करनी पड़ेगी? बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश करते हैं। अच्छा, कितना का बेड? देखिए, अगर कौन सा बेड चाहिए, बहुत लोअर वाला है तो सब आइसोलेशन। हाँ। कम से कम 1 लाख हम जमा करा रहे हैं। अच्छा, तो बता दीजिएगा कैसे बुलाएंगे उनको, पेमेंट बता दीजिए। बेड जैसे होगा मैं बुला लेती हूँ। हाँ, मेल और फीमेल 2 है, एक साथ है। हाँ, एक वाइफ साथ हस्बैंड है तो कोई बात नहीं, हम बुला लेंगे। लेकिन 1 लाख जमा करना है, वो आप बात करें। पेमेंट उनके पास वो है ना। मैंने बहुत कम बताया आपको, हम लोग 2-2, 3-3 लाख में लेते हैं। अच्छा, आपने शेयरिंग रूम के लिए कम बताया आपने? और मैं तो कम बताया कि हम रूटीन में 1-1 लाख लेते हैं। यानी कोरोना की इस वैश्विक महामारी के बीच इलाज कराना भी लग्जरी हो गया है। बत्रा अस्पताल का सच आपने देखा। अब आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से चंद कदमों की दूरी पर बने संत परमानंद हॉस्पिटल का सच दिखाते हैं। यहाँ भी जब कोरोना मरीज की भर्ती की बात की तो गेट पर ही कैश मांग लिया गया। साथ ही परमानंद हॉस्पिटल ने भी 2 टूक शब्दों में कह दिया कि यहाँ कोई इंश्योरेंस नहीं चलेगा। परमानंद हॉस्पिटल के रेट ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनरल बेड के लिए 5 लाख रुपए और आईसीयू के लिए सीधे 7 लाख की डिमांड। मेरे कजन को कोविड पॉजिटिव है, उसको लाना है, क्या करें? क्या नाम है? मोहित गोयल।
एडमिट कराना है। जगतपुरी से 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था, लेकिन अब उसकी बुखार होता है। हाँ चार्जेस जो अगर आप इकोनॉमी लेते हैं, हाँ तो उसका 30,000 पर डे चार्ज है, ये में लगा हुआ है। तो हमारा तो उसमें है इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। पेमेंट करना पड़ेगा बाद में, अगर आप इंडस्ट्री हो जाए तो। और 7 लाख 7 लाख की बात सुनकर चौंकना लाजमी था। अप्लाई नहीं हो रहा है, आप कहीं से बात कर लें। उन्होंने तो बोला कैश जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद हमने इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि इलाज कराना है तो कैश तो पहले ही जमा करना होगा। कंडीशन कैसे है? बुखार आ रहा है उसको, पहले तो नहीं थे सिम्टम्स, लेकिन 3 दिन से बुखार आना ज्यादा हो गया है। सूमो दे रहे थे लेकिन एज के 25 साल। 25 साल ठीक है। अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन है तो हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, लाइक आइसोलेटेड वार्ड है। अगर पेशेंट कंडीशन सीरियस है तो आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। आईसीयू का मतलब इनिशियल डिपॉजिट है 7 लाख, नॉर्मल वार्ड का है 5 लाख। यकीन मानिए, दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल इसे आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं। मोहम्मद हिजबुल्ला और जमशेद खान के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। एक तो जेब में पैसा देखते हैं, फिर इलाज के लिए हाँ करते हैं। दूसरी तरफ न वार्ड, न बेड्स, न वेंटिलेटर, तैयारी कुछ नहीं है। कैसे होगा दिल्ली में इलाज? आइए आपको इस रियलिटी चेक रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे हाथ खड़े कर रहे हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल। आज तक की पड़ताल में अब तक आपने देखा कि प्राइवेट अस्पताल कैसे कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए नोटों की गड्डियां मांग रहे हैं। लेकिन अब आगे की सच्चाई देखिए। दिल्ली के अस्पतालों के अंदर कुछ और है, दावा कुछ और। अस्पतालों में कोरोना के इलाज की तैयारी तक नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं है, ना बेड, ना वार्ड और ना ही वेंटिलेटर। हॉस्पिटल स्टाफ तक कोरोना का इलाज करने को राजी नहीं है। Let's just try other private hospital. This is Madhukar Rainbow Hospital. It shows there are 26 beds in the hospital for COVID-19 patients. All 26 are right now available. आपके पास 24 beds हैं, if I'm not mistaken. वो किन patients के लिए हैं, सर? देखिए सर, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, अंडर कंसिडरेशन है। जैसे ये फाइनल होगा नेक्स्ट वीक तक इसकी क्लियरिटी आएगी। दिल्ली के अस्पतालों की यही सच्चाई है। सरकार के ऐप पर कुछ है और अस्पताल कुछ और ही बात बना रहे हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अस्पतालों के अंदर जाकर गहरी पड़ताल की। इसके बाद जो सच्चाई निकल कर आई वो और भी चौंकाने वाली थी। कोविड पेशेंट का एडमिट कराने क्या करना होगा? नहीं सर, हमारे यहाँ जिन अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, ना तो उसके पास कोरोना का इलाज करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ना ही मेडिकल स्टाफ। बेड की बात ही छोड़ दीजिए। यह है ममता, दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव के धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल की मैनेजर। ममता ने आज तक के खुफिया कैमरे पर यह स्वीकार किया कि उनके यहाँ कोरोना मरीजों के लिए कोई स्पेशल वार्ड नहीं है और ना ही कोई फिजिकली बेड है, जैसे कि दिल्ली सरकार के ऐप पर दिखा रहा है। अभी हमारे पास बेड नहीं है सर। 30 दिखा रहा है मैडम। सर उसमें ना दिखा रहा है, ऐप में 30 दिखा रहा है, बट हमारे बेड्स रेडी नहीं है। हमने भी वहाँ पे बता दिया गवर्नमेंट को, हमारे पास अभी बेड्स नहीं है, हमारे पास वार्ड ही नहीं है, हमारे पास केवल 10 बेड है और अभी भी 11 पेशेंट है। बेड्स ही नहीं है सर। उन्होंने डाल दिया बस कि इतने बेडेड हॉस्पिटल है तो मतलब इतना रेशियो पे वो होगा, पर वो फिजिकली भी तो होना चाहिए ना। फिजिकली बेड ही नहीं है ना। फिजिकली नहीं। इसके बाद आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने दिल्ली के एक और अस्पताल का रुख किया। जी हां, जीवन अनमोल हॉस्पिटल। इस अस्पताल को भी कोविड अस्पताल बनाया गया है और ये हैं जीवन अनमोल अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नीरा सोढ़ी। जी हां, नीरा सोढ़ी ने भी आज तक के खुफिया कैमरे पर यह खुलासा किया कि उनके पास कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए मेडिकल स्टाफ ही नहीं है।
आप एडमिट नहीं ले रहे हैं? अभी नहीं ले रहे, मेरे पास स्टाफ नहीं है। तो ऐप पे तो दिखा रहा है कि 20 सीटें खाली हैं आपकी। ऐप पे दिखा रहा है, पर स्टाफ के साथ ही एडमिशन होगी ना, स्टाफ तो चाहिए ना जी। तो वो स्टाफ अभी नहीं है। सरकार ने हम लोगों से बोला कि आप ये काम करो, और हम अग्री भी कर रहे हैं। मैंने सारा जगह अरेंज कर दी है, पर मेरे को स्टाफ नहीं मान रहा करने के लिए कि हम नहीं करेंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? सरकार अपनी समझती है, सरकार हमारी तरफ की भी समझ में कि हमें क्या देना। मेरा स्टाफ रेडी नहीं है करने का। कैसे लोग अगर कहते हैं कि ले लो अपनी नौकरी, हम जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? और ये है दिल्ली के यमुना विहार का पंचशील हॉस्पिटल। यहाँ भी ढाक के वही 3 पात। यहाँ के डॉक्टर रियाज से जब हमने बात की तो उन्होंने हमारे होश ही उड़ा दिए। जी हाँ, इस अस्पताल के पास वेंटिलेटर ही नहीं है। नहीं सर, हमारे यहाँ एडमिट नहीं है कोविड वाले। तो कोविड वाले पेशेंट को आमतौर पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ है नहीं। कोई सिंपल सा मरीज होता है तो उसको तो एडमिट कर लेते हैं, बाकी मोस्टली को हम एडमिट कोविड को नहीं कर रहे हैं। और अब आपको दिल्ली के सबसे पुराने प्राइवेट हॉस्पिटल सेंट स्टीफन की सच्चाई से भी रूबरू करवा देते हैं। यहाँ के कैशियर ने भी ये कबूल किया कि उनके पास कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। दिल्ली सरकार का ऐप गलत जानकारी दे रहा है, अस्पताल में बेड नहीं है। ऐप पे तो दिखा रहा है, ऐप पे तो दिखा रहा है दिल्ली सरकार की जगह है। हमें देखो पैसा, हमें तो पैसा आ रहा है, हम क्यों मना करेंगे? 1 हफ्ते के अंदर सारे बेड नहीं बन सकते थे। 1 हफ्ते के अंदर जो टाइमिंग जो उन्होंने बताया ना, इतना बेड इतनी जल्दी थोड़ी ना बन सकता है सारा, क्योंकि रूम सारा आइसोलेट करना पड़ता है, एक रूम हर चीज़ आइसोलेट करनी पड़ती है। जो हॉस्पिटल ने जो कैपेसिटी बताई है कि हम इतने बेड बना सकते हैं, वो कैपेसिटी लिखी हुई है। तो देखा आपने, अस्पताल कोरोना के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं होने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कोरोना अस्पताल क्यों बनाया गया है? मोहम्मद हिजबुल्ला और जमशेद खान के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। दिल्ली में मौत के आंकड़ों को लेकर आपस में भिड़ गए हैं अब दिल्ली सरकार और एमसीडी। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे दिल्ली सरकार ने जो मौत के आंकड़ों का कोरोना से दावा किया था, उसे नकारती हुई एमसीडी की तरफ से अलग आंकड़े 2000 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा दिया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का बढ़ता ग्राफ अब डर और खौफ पैदा करने लगा है। सरकार कोरोना विस्फोट होने का खतरा लगातार जता रही है। इस डर और खौफ के बीच हर रोज नए खुलासे भी कम डर नहीं पैदा कर रहे हैं। दिल्ली एमसीडी पर काबिज बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि दिल्ली सरकार आंकड़े छिपा रही है। दक्षिण एमसीडी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता का दावा है कि राजधानी में लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये संख्या इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली के शमशान घाट फुल हो गए हैं। कुल मिलाकर 2098 पूरे तीनों निगमों के अंदर 2098 डेथ हो चुकी हैं, तीनों निगमों के अंदर आज की डेट तक। और दिल्ली सरकार और मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारे जो आंकड़े हैं, हमारे पास जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट किसका? डॉक्टर के द्वारा जो सर्टिफिकेट हमें दिया गया, वो सर्टिफिकेट हमारे पास है। वो सर्टिफिकेट को मंगवा लिया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी, ये मैं 2 महीने से कहता हूँ। अंकित यादव के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।